बेबी जब बाहर आता है और उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना पड़ता है तो ये ज़रूरी है कि बेबी के लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाएं और उससे ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में शुरू हो जाए और बेबी खुद से अपनी सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। कई बार जब फेफड़े में पानी भरा रहता है और बच्चा पॉटी पास कर देता है तो वो पॉटी बच्चे के फेफड़े में चली जाती है और वो इतनी हाईली इरिटेटिंग चीज़ है कि वो खुद से बाहर नहीं आ पाती है और वो अंदर जाके बहुत इरिटेशन करता है। बच्चा बाहर आ रहा होता है उस समय पर ये कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और उस समय आप लोगों पर कितना ज़्यादा प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। और अगर बच्चे ने पॉटी पास करी हुई है तो एक सीरियस सिचुएशन है। अगर वो फेफड़े के अंदर चली गई तो वो बच्चे के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। हर बच्चे के लिए खतरा वाले होते हैं या फिर जिनकी वाटर डिलीवरी होती है? उनकी सांस तेज चल रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, 90% सैचुरेशन से नीचे चल रहा है और उसकी सांस इतनी तेज चल रही है कि उसको कंपेंसेट करने के लिए सांस ज़्यादा तेज बार लेनी पड़ रही है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खास प्रोग्राम हमारे हेल्थ कॉर्नर में और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। एक परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि उसके घर में बच्चे का जन्म हो, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है वो कुछ मिनट जो सबसे ज्यादा गंभीर होते हैं, जहां अगर समय रहते इलाज ना मिल पाए तो शायद वो एक गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाता है। ऐसे में आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए मैं अपोलो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और हमारे साथ इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर शशांक त्रिवेदी हमारे साथ हैं, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देखिए, जब इस तरीके की सिचुएशंस होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म होना और लेकिन उस बीच में कुछ मिनट्स कुछ सेकंड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंता वाले हो जाते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जो चीज निकल करके सामने आती है वो यही होती है मेकोनियम सिंड्रोम। ये कैसी बीमारी है और इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? मैं बताना चाहूँगा, बेबी जब बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है तो बेबी के लंग्स में पूरी तरह से पानी भरा हुआ होता है और उसको सारी ऑक्सीजन की सप्लाई, सारा पोषक तत्व माँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसकी पेट में जो जुड़ी रहती है उससे सारा उसके शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुँचती है। लेकिन बेबी जब बाहर आता है और उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना पड़ता है तो ये ज़रूरी है कि बेबी के लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाएं और उससे ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में शुरू हो जाए और बेबी खुद से अपनी सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। कई बार बच्चा जब पेट में पॉटी पास कर देता है, मल जो जैसे कि पहला पॉटी कहते हैं, मिकोनियम जिसे हम लोग साइंटिफिक टर्म में कहते हैं, वो मिकोनियम एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सा केमिकल होता है जो कि बच्चे की पहली पॉटी है। वो आंतों की अंदर की लाइनिंग होती है और साथ में पित्त, कई बार उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। बच्चे के फेफड़े में जब पानी भरा हुआ होता है तो वो मल पहले बच्चे के फेफड़े में कई बार चले जाता है। फिर जब बाहर आता है और उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड को माँ से अलग करके काटते हैं तो ये हमें इंश्योर करना होता है कि बेबी अच्छे से सांस ले ले, बच्चा क्राई करे और वो उसके ऑक्सीजन का प्रवाह खुद से शरीर में लंग्स के थ्रू उसके जाने शुरू हो जाए, क्योंकि माँ से उसको अलग कर दिया गया और उसको पहले दूसरे मिनट के अंदर ज़रूरी है कि ऑक्सीजन वो खुद से लेना शुरू कर दे। कई बार जब फेफड़े में पानी भरा रहता है और बच्चा पॉटी पास कर देता है तो वो पॉटी बच्चे के फेफड़े में चली जाती है और वो इतनी हाईली इरिटेटिंग चीज़ है कि वो खुद से बाहर नहीं आ पाती है और वो अंदर जाके बहुत इरिटेशन करता है। इतना इरिटेशन करता है कि बच्चे के फेफड़े में सूजन आ जाती है, ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन जो उसका डिफ्यूज़ होना चाहिए वो शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो बच्चे की ऑक्सीजन लेवल कम होने लगती है। उस ऑक्सीजन के कम होने की वजह से बच्चे के शारीरिक अंदर के अंदरूनी अंगों में बहुत बार डैमेज होने के बहुत संभावना होती है, जिसमें ब्रेन, किडनी और लिवर, लंग्स खुद और हार्ट, ये सब एक वाइटल ऑर्गन जिसे कहते हैं, इनमें डैमेज होने का संभावना बहुत होती है। तो बेबी जब फेफड़े में पॉटी निगल लेता है, फेफड़े में पॉटी चली जाती है, इस चीज़ को कहते हैं हम मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मिकोनियम अंदर फेफड़े में ले लेना, जो कि बाद में जाके कभी कभी वो अंदर तक नहीं जा पाता है, ऊपर तक रहता है, तो उसको थोड़ा सक्शन करके निकाल देते हैं और वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है। लेकिन बहुत बार वो फेफड़े में जाके अंदर इरिटेशन कॉज करता है, लंग्स में सूजन करता है और यहाँ तक कि बहुत बार एक ऐसी कंडीशन भी क्रिएट करता है जिसे कहते हैं न्यूमोथोरैक्स, जिसमें कि लंग रप्चर हो जाता है। लंग रप्चर होने की वजह से फेफड़े की जो ऑक्सीजन फेफड़े में जानी चाहिए वो फेफड़े के बाहर चली जाती है। फेफड़े से बाहर और चेस्ट वॉल के अंदर वो ऑक्सीजन जब कलेक्ट हो जाती है तो वो फेफड़े को एक तरफ कंप्रेस कर देती है। वो एक बेहद गंभीर सिचुएशन होती है। हालांकि मिकोनियम एस्पिरेशन खुद में ही एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है और इसके साथ साथ अगर न्यूमोथोरैक्स हो जाए, जो फेफड़े के बाहर ऑक्सीजन, जो फेफड़े के बाहर हवा कलेक्ट हो जाती है,
और वो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा है। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने बताया मेकोनियम किस तरीके से जो है वो एक डेंजर हो जाती है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, बच्चा बाहर आ रहा होता है, उस समय पर ये कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और उस समय आप लोगों पर कितना ज़्यादा प्रेशर लेवल बढ़ जाता है और उस सिचुएशन को आप लोग कैसे। बच्चे के बाहर आने के बाद जो पहला और दूसरा मिनट है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। हमें इंश्योर करना पड़ता है कि बच्चा खुद से सांस लेना शुरू कर दे। अगर बच्चा सांस लेना नहीं शुरू कर पाता है तो हम उसके लिए दूसरे कई सारे प्रोसीजर हैं, जिसे कहते हैं सक्शन, एम्बू बैग। हवा से उसके फेफड़े को फुलाने की कोशिश करते हैं गुब्बारे के थ्रू। जब फिर भी सांस नहीं ले पाता है तो उसको ट्यूब डाल के उसके लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें उसको वेंटिलेट करना पड़ता है। तो मेकोनियम अगर एस्पिरेशन हुआ होता है और बच्चे के फेफड़े में ऑलरेडी पॉटी चली गई होती है, तो बहुत बार ये चीज़ वेंटिलेट करने के बाद, ऑक्सीजन डिलीवरी प्रॉपर जाने के बाद भी बच्चे की कंडीशन में सुधार नहीं आता है। और ये स्थिति और कभी कभी दिन पर दिन बदतर होती जाती है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे ने पॉटी पास करी हुई है तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। अगर वो फेफड़े के अंदर चली गई तो वो बच्चे के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। इसके लिए एक नियोनेटोलॉजिस्ट, एक नवजात रोग विशेषज्ञ अच्छे से ही बता पाएगा कि ये आगे का प्रोसीजर क्या होगा। वो उसके बच्चे को असेस करने के बाद उसका जैसे वाइटल्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे का मैनेजमेंट रहता है। अच्छा डॉक्टर, देखिए जब मेकोनियम के बारे में हम समझ रहे हैं तो क्या ये जो बीमारी बीमारी क्या कह लो, जो कुछ सेकंड्स होते हैं वो हर बच्चे के लिए खतरा वाले होते हैं या फिर जिनकी वाटर डिलीवरी होती है उनको ही इस सारे सिचुएशन। बच्चा जब पेट में माँ के गर्भाशय के अंदर जो वाटर बैग रहता है उसमें पॉटी पास कर देता है और वो फेफड़े से अंदर चली जाती है, क्योंकि फेफड़े के अंदर भी पानी होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो संकरे रास्ते से बाहर आने की वजह से वो पूरी तरह से पानी उसका बाहर आ जाता है, निचुड़ जाता है। लेकिन कभी कभी वो पॉटी अंदर फेफड़े में फिर भी रह जाती है, जो कि बेहद हानिकारक होती है बच्चे के लिए। तो धीरे धीरे शरीर उसको खुद ही पॉटी को साफ़ करता है। WBCs उसको हटा के धीरे धीरे उसको शरीर का जो खुद का सिस्टम है वो उसको धीरे धीरे साफ़ कर देता है। और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे ने फेफड़े के अंदर पॉटी ले ली है, चली गई है, तो वो एक इवैल्यूएशन उसका होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे का क्या उसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट है, वो बहुत वेरी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि हम इस पूरे मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, इसके 1-2 सेकंड मिनट्स की हम बात कर रहे हैं कि 1-2 मिनट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे पहचानते हैं कि मेकोनियम उस बच्चे को हो गया है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? कैसे आप लोग उस तक पहुँचते हैं? देखिए, पहली चीज़ थोड़ा शुरुआत में कई बार वैसे भी एग्जामिनेशन से भी गायनेकोलॉजिस्ट लोग बता ले लेते हैं कि बच्चे ने पॉटी पास कर दी है। और जब बेबी को बाहर निकालते हैं तो जो उसका बैग होता है उसके अंदर जो पानी भरा होता है वो क्लियर होता है, जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन जब बच्चा पॉटी पास कर देता है वो उसके जो क्लियर पानी है वो एकदम चेंज होके एकदम हरा डार्क कलर का हो जाता है। तो वो हम उससे समझ में आता है कि बच्चे ने पॉटी पास कर रखी थी और वो पॉटी अंदर फेफड़े में जाने की भी संभावना होती है। तो बेबी को बाहर आने के बाद देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसकी सांस तेज़ चल रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, 90% सैचुरेशन से नीचे चल रहा है और उसकी सांस इतनी तेज़ चल रही है कि उसको कंपेंसेट करने के लिए सांस ज़्यादा तेज बार लेनी पड़ रही है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, तो इसके बाद हमें एवेल्यूएशन की ज़रूरत है कि क्या वजह है, फेफड़े में कितनी पॉटी गई है, कि उसका अनुमान लगाना। फिर उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक्सरे, एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर, देखिए जब मेकोनियम की बात करते हैं और न्यूमोथोरैक्स जो न्यूमोथोरैक्स की बात करते हैं, तो अगर किसी बच्चे में ये दोनों चीज़ हो जाती है, तो कितना जान का खतरा बन जाता है? लेवल कंडीशन है ये। अगर फेफड़ा एक तरफ का सिकुड़ के दूसरी तरफ आ जाए, उसके बाहर हवा भर जाए, वो जो बाहर हवा भरी है वो शरीर में किसी काम की नहीं है, वो उल्टा लंग्स को और कंप्रेस कर देती है। और एक लंग अगर कंप्रेस है और दूसरे में ऑलरेडी अगर मेकोनियम भरा है, पॉटी भरी है, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही जानलेवा है, क्योंकि बच्चा खुद से जो सांस लेगा वो उसके शरीर की ज़रूरत को पूर्ति नहीं कर पाएगा। ऐसे में डिपेंड करता है कि बच्चे को CPAP मशीन, जो कि वेंटिलेटर से छोटी मशीन है, या सामान्य ऑक्सीजन की या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। या कई बार बच्चों में ऐसा भी होता है कि वो मेकोनियम अंदर तक नहीं गई होती है, सिर्फ ऊपर तक होती है, तो उसको बच्चे को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे थोड़ी देर में वो खुद ही सेटल हो जाता है। लेकिन इसके लिए अंदाज़ा लगाने के लिए बच्चे को NICU में रख के उसके सारे वाइटल्स देखने पड़ते हैं, एग्जामिनेशन करना पड़ता है,
और उसकी जो कंडीशन होती है ऑक्सीजन शरीर में पहुंच रही है कि नहीं, उसके बाद तभी समझ में आता है ये चीज़। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने एनआईसीयू का ज़िक्र किया तो मेरे ज़हन में एक ये भी सवाल आया कि जब इस तरीके की गंभीर बीमारी से बच्चा उन उस मिनट में जूझ रहा होता है, तो कैसे मेडिकल तकनीकी से जो है आप लोग इसका पूरा इलाज करते हैं और कैसे उन बच्चों को बचाया जा सकता है? और क्या अब ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बचाना मेडिकल तकनीकी में बहुत आसान हो गया है? बहुत आसान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये खुद में एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। पुराने ज़माने में जब इतने ज़्यादा उपकरण नहीं थे बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए और इतने ज़्यादा डायग्नोज करने के लिए, तब थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि एनआईसीयू अभी हाल में कई कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। एनआईसीयू से बच्चों को बचाने के तरीके ज़्यादा अच्छे से आने शुरू हो चुके हैं, गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, तो अब बच्चों को बचाना एक हद तक बेहतर हुआ है। लेकिन ये कंडीशन चूँकि जानलेवा है, इसमें आगे का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, हमें ऑक्सीजन देने के बाद बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके साथ और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो बेहद बहुत जल्दी संक्रमित भी हो जाते हैं, उनकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसके साथ साथ छोटे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें साथ साथ और भी डेवलप होती हैं कि अगर उसको टाइमली डायग्नोस नहीं किया गया, टाइमली पकड़ में नहीं आई वो सिचुएशन, तो ये बच्चे के लिए बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, देखिए जैसे शुरुआती दौर में जिस बच्चे को इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उस 1-2 मिनट आप उस बच्चे को उसकी ज़िंदगी वापस लौटाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में वेंटिलेटर में भी कुछ बच्चे चले जाते हैं। तो क्या उस समय में वेंटिलेटर या फिर जो उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, आने वाले समय में जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो क्या उसे कोई और गंभीर बीमारी भी हो सकती है इसकी वजह ये से? बहुत डिपेंड करता है कि अगर बच्चे को पैदा होने के बाद सही समय पे ऑक्सीजन पहुंच गई है उसके दिमाग में और दूसरे शरीर के वाइटल्स ऑर्गन में, जो कि मैंने बताया पहले, अगर उसमें टाइमली ऑक्सीजन पहुंची है, या तो बच्चा खुद से सांस ले ले, और अगर नहीं लिया तो पहला और दूसरा मिनट जब बच्चे को सब खुद से ऑक्सीजन पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि माँ से अलग कर दिया गया है, और उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन खुद से नहीं ली उसने, तो एक डॉक्टर वहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद होता है, वो इंश्योर करते हैं कि बच्चे को फेफड़े के थ्रू ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाई जा सके। इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर हैं जो मैंने बताए हैं। अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो उसको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है जब बच्चा खुद से सांस नहीं खींच पाता है, तो वेंटिलेटर से पैसिवली उसको ऑक्सीजन और एयर अंदर दी जाती है ताकि वो उसके सांस चले और लंग्स से डिफ्यूज़ होकर शरीर में ऑक्सीजन पहुँच पाए। बिल्कुल डॉक्टर, क्या इस बीमारी का बचाव भी है? क्या इसको पहले से रोका जा सकता है जी कि ऐसी सिचुएशन डिलीवरी के टाइम संभव ही ना हो, पैदा ही ना हो? कहना बहुत मुश्किल है कि उसको पहले से रोका जा सके, लेकिन हाँ, एक डॉक्टर का सुपरविजन जब तक बच्चा पेट में है, गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप पे जाना, उनसे मिलते रहना, कोई भी अगर इशू आए बच्चे का, कोई लगता है कि बच्चे का मूवमेंट का इशू आ रहा है या कोई भी अगर असाधारण चीज़ माँ को महसूस होती है, तो उनको तुरंत से एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट से अपने मिलके एक बार डिस्कस करना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे। तो वो इवैल्यूएशन के बाद ही समझ में आ पाएगा कि बच्चे को अंदर इशू है, बच्चे ने पॉटी पास कर दी है कि नहीं कर दी है, तो ये उसके बाद में समझ में आएगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ को बहुत सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे माँ के सजग की बात करी डॉक्टर आपने, तो इस गंभीर बीमारी में जो गर्भवती महिलाएँ हैं या डिलीवरी उनकी हो रही है, तो ये उनके लिए कितना ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है? क्या इस चीज़ों को पहले से कंट्रोल किया जा सकता है? पहले से कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कि फॉलोअप पे रेगुलरली चेकअप कराते रहना अपना, कोई अगर इशू असाधारण सी चीज़ लगे तो ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना, ऑब्स्टेट्रिशियन से। और साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बेबी जब पैदा हो उसके बाद उसको सही टाइम पे उसके शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह को इंश्योर कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी महत्वपूर्ण अंग में ऑक्सीजन की कमी हुई तो बच्चे को आगे चल के प्रॉबेबली हो सकता है कि बच्चे को अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो ब्रेन का इशू आ सकता है, किडनी में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो किडनी के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये इंश्योर करना एक एक वहाँ के मौजूद पीडियाट्रिशियन का वो है कि वो सही से देखें कि बच्चे को कोई इशू तो नहीं है, अगर जो ज़रूरत की चीज़ है वो उसको सही टाइम पे मिल जाए। अच्छा देखिए डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि अगर बॉडी में बच्चे की पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं गई, हर एक पार्ट पर नहीं पहुंची, तो उसके लिए वो जो है चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन इस बीच में देखिए ये भी समझना जरूरी है कि जब बच्चे उस समय ठीक हो गया, जिस तरह से वो बच्चा प्रॉपर ऑक्सीजन भी ले रहा है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आगे चल के उसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या उसकी ग्रोथ पर इसका असर पड़ सकता है? इसलिए ऐसा है कि अगर पैदा हुआ और बच्चे ने सांस ले ली और ऐसे हम लोग को
एनालाइज करने के बाद ये समझ में आया है कि बच्चे के फेफड़े में प्रोटीन नहीं गई है, उसकी सांस ठीक से चल रही है, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे को आगे चल के कोई इशू आए। लेकिन अगर कोई बचपन पैदा होने के बाद की कोई चीज़ अगर कॉम्प्लिकेट होती है, जैसे कि आपने बताया न्यूमोथोरैक्स या मेकोनियम एस्पिरेट कर जाने के बाद लंग्स में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो वो किसी न किसी अंग में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो जनरली ऐसा होता है कि आगे चल के उस ऑर्गन की या बॉडी में बच्चे के इशू वो क्रिएट रहे। कई बार वो चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ भी सही हो जाती हैं, लेकिन कई बार लंबे समय तक वो चीज़ परसिस्ट कर सकती हैं। मतलब डिपेंड वो बच्चे की केयर पर जी। आ जाती है सारी चीजें कि किस तरीके से उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। अच्छा डॉक्टर, इन सब के बीच में देखिए ये भी सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि जब एक बच्चा इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है तो क्या एनआईसीयू की उसको कितनी ज्यादा जरूरत है? अगर बच्चा ऑक्सीजन अपने शरीर में पहुंचा नहीं पा रहा है, उसके लंग्स ऐसे काम नहीं कर पा रहे हैं कि उसके शरीर में ऑक्सीजन पहुंच पाए, तो बच्चे को बेहद ज़रूरत है एक एनआईसीयू में रखने की, जहां पे प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको जो ज़रूरत की चीज़ है, नसों से फ्लूइड है, या फिर उसको अगर न्यूट्रिशन के लिए उसको फीड स्टार्ट करनी है, जो कि ओजी ट्यूब से यूजुअली शुरू करते हैं। एक बच्चे के पेट में ट्यूब डाली जाती है जिससे माँ का दूध या उसको न्यूट्रिशन भी पहुँचाया जा सके, और साथ साथ नसों से भी उसको जो ज़रूरत पड़ेगी उसको फ्लूइड की या इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो उसको नसों से पहुंचाना होता है। और सबसे जो ज़रूरी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए बहुत अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं। तो वो बेबी के बॉर्न होने के बाद उसकी क्लिनिकल सिचुएशन एनालाइज करने के बाद समझ में आएगा कि बच्चे को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किस किस ग्रेड पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कि छोटी मशीन की ज़रूरत है कि बड़ी मशीन की ज़रूरत है। वो उसके बेबी के पैदा होने के बाद समझ में आएगा, उसकी क्लिनिकली उसको देख के कि उसकी सांस कैसी चल रही है, उसका वाइटल सैचुरेशन वगैरह कैसे चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर देखिए एक इन सारी चीज़ों में अवेयरनेस की भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास ऐसे क्रिटिकल केसेस आते होंगे तो मेकोनियम वाले पानी में जब बच्चे का जन्म होता है तो लोगों के भीतर इसको लेकर बहुत अलग-अलग और गलत अवधारणाएँ हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उन पेरेंट्स को किस तरीके से डील करते हैं और कैसे उनको समझाते हैं, अवेयर करते हैं? मैं पेरेंट्स को काउंसिल करता हूँ, बच्चे को दिखा के भी बहुत बार समझाता हूँ। अगर हो पाता है तो मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूँ कि बच्चे को ऐसी कंडीशन होने की संभावना है, बच्चे को ये सब चीज़ें आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चे के मैनेजमेंट के लिए। बच्चा अगर खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को समझाना एक डॉक्टर का दायित्व है। पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना कि बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है अगर, तो उनको ये समझाना कि इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, और ये चीज़ की ज़रूरत के बिना उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो खुद ही काउंसिल करना उनका खुद का दायित्व है। अच्छा, डॉक्टर ये भी समझना होगा जो भी माता-पिता बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हैं, बच्चा दुनिया में आने वाला है, तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे कि सिचुएशन यहाँ तक बिगड़े ना और पहले ही वो अलर्ट हो जाएँ, अवेयर हो जाएँ और ये सारी चीज़ें जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के अपना इलाज जो है इस बेफ़िक्र आएँ? ये पहले से जान पाना भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि बच्चे ने अगर पॉटी कर दी है और वो चीज़ टाइमली डायग्नोस हो पाए। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि रेगुलर फॉलोअप होना मदर का बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से। वो क्लिनिकली एसेस कर पाएंगे तभी। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये डाउट लग रहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आने की संभावना है, तो ये इंश्योर करें कि जहाँ पे बेबी डिलीवर हो रहा है वहाँ एक अच्छा एनआईसीयू है, संचालित है, वहाँ के डॉक्टर अगर बेबी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो प्रोवाइड कर पाएँ। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो बच्चा कई बार माँ के पेट से बाहर आने के बाद ही उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कई बार वो जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि कोई ऐसा उदाहरण आप साझा करें, जो केस यहाँ पर आया हो अपोलो हॉस्पिटल में और वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो लेकिन उसको उस सारी सिचुएशंस को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया हो और वो बच्चा आज जीवित है और इस दुनिया में जी रहा है। जी, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना बेस्ट हो पाए किसी बच्चे के लिए मैं उतना प्रोवाइड कर पाऊँ। अभी हाल में ही ये केस आया था कि बच्चे ने फेफड़े के अंदर पॉटी काफ़ी सारी निकल ली थी, मेकोनियम काफ़ी सारा चला गया था। तो बच्चा शुरू में तो उसको सीपैप मशीन लगी 1 डेढ़ दिन तक, लेकिन उसकी सांस ठीक नहीं हो पा रही थी, सांस उसकी और तेज़ हो गई, ऑक्सीजन और फॉल होने लगा दूसरे दिन के बाद से। फिर उसका एक्सरे कराया जब, तो समझ में आया उसका लंग रप्चर हो गया था एक तरफ का, उसका फेफड़ा सिकुड़ के एक तरफ आ गया था, उसके बाहर हवा भर गई थी। तो मोस्टली ऐसी सिचुएशन में जब लंग के बाहर हवा भर जाती है, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, आईसीडी ट्यूब। तो वो बाहर से उसके चेस्ट वॉल से अंदर इंसर्ट करके वो हवा को बाहर खींच के निकालना पड़ता है, और वो कई दिन तक पड़ी भी रह सकती है कि वो बाहर फिर से वो हवा ना भरने लगे, क्योंकि लंग एक बार रप्चर हो गया, वो छोटे छोटे गुब्बारे रहते हैं जो कि अगर रप्चर हो गए लंग्स के अंदर के जो एल्वियोलाई हैं तो वो हवा बाहर भरती रहती है।
तो वो चेस्ट ट्यूब पड़ी रहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो दोबारा से एयर कलेक्ट ना हो जाए। तो एक अभी बच्चा जिसका लंग्स में बहुत ज़्यादा, एक तरफ का लंग सिकोड़ के एक तरफ आ गया था और दूसरा लंग भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा था। फिर उसको हम लोग ने अपने यहाँ एडमिट करके जो देखा था, उसके बाद उसकी ऑक्सीजन डिलीवरी करवाई। एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन वॉश आउट, जिसमें ऑक्सीजन डिलीवरी करा के बच्चे को जितनी ज़रूरत है शरीर में उसका वाइटल्स मेंटेन करते हुए वेट एंड वॉच करना कि वो जो बाहर हवा कलेक्ट हुई है वो धीरे धीरे खुद ही शरीर सोख के उसको निकाल दे। उस बच्चे में थैंकफुली हमें आईसीडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इंटरकोस्टल ड्रेनेज, क्योंकि चेस्ट को पंचर करके बाहर से अंदर डालना वो भी एक खुद में एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। तो थैंकफुली वो बच्चे में ऐसे कंजर्वेटिवली मैनेज हो गया, उसका धीरे धीरे करके मिकोनियम अपने शरीर से एब्जॉर्ब होके खुद ही सही हुआ और धीरे 4-5 दिन में वो बच्चा बेहद बेहतर हो गया पहले से। उसको थोड़े दिन बाद हमने फिर एनआईसीयू से बाहर करके माँ का फीड भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे बच्चे में हमने इंश्योर किया कि बच्चे को टाइमली दूध पहुँच जाए, भले ही सांस तेज़ चल रही थी तो उसके लिए मैंने बेबी के पेट में सीधे ट्यूब डाल के, क्योंकि इतनी तेज़ सांस में बच्चा दूध मुंह से नहीं ले पाएगा। इतनी तेज़ सांस में बच्चे को अगर मुंह से दूध देने की कोशिश करेंगे तो उसके ठसका लग के फेफड़े में चले जाएगा और वो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं एस्पिरेशन। फीड एस्पिरेशन कर लेने के ऑलरेडी अगर मिकोनियम एस्पिरेटेड बेबी है उसमें अगर फीड भी चला जाए लंग्स में तो वो बहुत ही सीरियस इन्फेक्टिव चीज़ हो सकती है बेबी के लिए। तो ऐसे में उसको पेट में सीधे ट्यूब डाल के उसको पेट से न्यूट्रिशन दिलवाना, कम से कम जितना ज़रूरत है उतना नसों के थ्रू उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए, सपोर्टिव केयर के लिए, एंटीबायोटिक्स से जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करवाना। और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बेबी को। बच्चा माँ के साथ शिफ्ट हुआ, मदर भी बहुत खुश थी, घर वाले भी बहुत खुश थे। उनको टाइमली मैंने काउंसिल भी किया। हम लोग की एनआईसीयू की टीम ने बहुत अच्छे से काउंसिल करके, स्टाफ ने भी बहुत मेहनत से काम किया और वो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ उस बेबी का। तो आज भी वो आते हैं और वो कहते हैं कि सर आपके स्टाफ ने और आप लोग ने बच्चा हमारा बचा लिया। हमें बस इस चीज़ की खुशी होती है कि हमें इतनी भगवान ने क्षमता दी कि हम उसको कर पाएँ, इतनी कोशिश करके अपना जितना बेस्ट हो सके वो दे पाएँ बच्चे को। बिल्कुल डॉक्टर, और क्योंकि आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस होना। अगर हम अवेयर हैं, क्योंकि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप तो कहा जाता है, लेकिन जब इस दुनिया में उसको जन्म लेते हैं तो कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ सारी चीज़ों को संभालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ जो भी माता-पिता बनने वाले हैं उन्हें अवेयर भी रहना ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की गंभीर बीमारी से उन्हें जूझना ना पड़े और ऐसी सिचुएशन उनकी आगे ना आए। फिलहाल खास कार्यक्रम में हमारे इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।